बच्चों, सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल के टीचिंग तासिका में आप सबका स्वागत है। आज की अपनी तासिका का विषय है भूगोल। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 3 प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र इसका तुलनात्मक अध्ययन पूर्ण किया। तो आज की इस तासिका में हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 4 जलवायु। प्रस्तुत प्रकरण में हम भारत और ब्राजील इन दोनों देशों की जलवायु की विशेषताएं, तापमान पर प्रभाव डालने वाले घटकों तथा प्राकृतिक आपदाओं का तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह है भारत का मानचित्र और यह है अपना ब्राजील का मानचित्र। सबसे पहला इस चित्र में हमें सबसे पहले क्या अध्ययन करना है? मानचित्र भारत का। और ये मानचित्र क्या दर्शा रहा है? तो वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान, पूरे साल भर का तापमान ये मानचित्र हमें दर्शा रहा है। उसी प्रकार ब्राजील भी वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान, साल भर की वर्षा एवं तापमान, ये दोनों मानचित्र हमें दर्शा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें पढ़ना है सूची कि यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं। कलर के अनुसार कलर कैसे होते जा रहे हैं, यहाँ से चालू करेंगे तो ये है गड़द और अभी धीरे धीरे थोड़े थोड़े लाइट कलर होते जा रहे हैं। तो ये है वर्षा कि इस प्रदेश में वर्षा कितनी होती है और बाकी प्रदेशों में वर्षा किस प्रकार कम होती जा रही है। उसी प्रकार तापमान, ये जो लाल कलर की जो रेखा है वो हमें दर्शाती है तापमान। उसी प्रकार मानसून आगमन की हवाएं, ये जो ब्लू रेखा हम देख पा रहे हैं वो हमें दर्शाती है कि ये आगमन की हवाएं जो हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर मानचित्र में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अभी चलते हैं आगे। आज की इस तासिका में हम सिर्फ भारत की जलवायु इसका ही हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम कौन से मुद्दों का अध्ययन करेंगे? तो इसमें है महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे भारत का तापमान, फिर उसके बाद है हिमालय का महत्व, फिर उसके बाद है भारत में मानसून निर्मित, है ना। इसे आप एक बार फिर से देखेंगे कि महत्वपूर्ण कौन से मुद्दों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये भारत का तापमान, हिमालय का महत्व और भारत में मानसून निर्मित किस प्रकार होती है। तो चलते हैं आगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत का स्थान एवं विस्तार, बराबर है कि भारत का स्थान, और ये सब हमने पिछली तासिका में हमारा ये अध्ययन हो गया कि भारत का स्थान एवं विस्तार कितना है। फिर भी इस मानचित्र को आप एक बार अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे सर्वपूर्ण महत्वपूर्ण रेखा है ये कर्क रेखा, कि ये कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। देश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा तक सूर्य किरण लंबरूप होते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान देना है फिर से कि ये कर्क रेखा है और यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी होती है? लंबरूप होती है। इसीलिए इस प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है, बराबर है। आप इस वाक्य को अधोरेखित करके रखेंगे कि जहाँ पे सूरज की किरणें किस प्रकार होती है? लंबरूप। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कर्क रेखा, बराबर है, जो भारत के बीच में से गुजरे और यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी होती है? लंबरूप। तो यहाँ अधिकतम तापमान, वार्षिक अधिकतम तापमान ये वाले प्रदेशों में हम देख पाएंगे। और दक्षिण की ओर बढ़ता ही जाता है। दक्षिण की ओर ये तापमान क्या होते जाएगा? बढ़ते ही जाएगा। सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर, अब हम कहाँ चलते हैं? जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भागों में तापमान -40 से भी नीचे गिर जाता है। तो ये वाला जो अपना प्रदेश है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पूरा ये हिमालय, तो यहाँ पे हम तापमान कितना देख पाते हैं? -40 डिग्री
ओर जाते वक्त अपना तापमान कम, और जैसे हम दक्षिण की ओर आते हैं तो तापमान अधिक होते जाता है। यहाँ पे आप अच्छे से मानचित्र का अध्ययन करेंगे। अभी दूसरा वाला मानचित्र। अब इस मानचित्र में हम देखना चाहेंगे कि हिमालय का क्या महत्व है। अब मानचित्र का फिर से अध्ययन करेंगे। ये वाला मानचित्र कौन सा है? भारत प्राकृतिक। यहाँ हम भारत की प्राकृतिक रचना देख पा रहे हैं, जो हमने पिछली तासिका में जिसका अध्ययन किया कि प्राकृतिक विभाग भारत के कुल मिलाकर कितने हैं? 5 प्राकृतिक विभाग। ये हिमालय वाला अपना, फिर दूसरा अपना मैदानी प्रदेश जो हम यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आते तो ये तीसरा प्रायद्वीपीय, और ये किनारी वाला, और ये बाजू वाले सारे बेट। तो अभी हिमालय क्या करता है? तो हिमालय पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली अत्यंत शीत हवाओं को रोक लेता है। हम यहाँ देख पाते ये क्या है? ये सारी शीत हवाएं है। तो हिमालय क्या कर रहा? इधर से आने वाली जो शीत हवा है उसे हिमालय रोक लेता है। तो रोकने के बाद क्या होता है? इसी कारण अत्यंत शीत हवाओं से भारत का बचाव होता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा की ओर जाने वाली बाष्पयुक्त मौसमी हवा हिमालय के कारण रोकी जाती है। इसीलिए भारत में अधिक वर्षा होती है। हम सबको पता है कि जिसमें बाष्पयुक्त ज्यादा हवा होती है उतनी बारिश ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो बाष्पयुक्त हवाएं है इसे भी हिमालय क्या कर रहा है? रोक रहा है यहाँ पर। तो ये रोकने के वजह से भारत में क्या हो रहा है? बारिश अच्छी तरह से हो रही, मतलब वर्षा अधिक हो रही है। और ये कौन से था? ये थी शीत हवाएं। इसे रोकने से हमारा क्या हो रहा है? एक प्रकार से हिमालय प्रोटेक्शन कर रहा है हम सबका। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे थी कि शीत हवाओं को हिमालय रोकता है, उसी प्रकार बाष्पयुक्त मौसमी जो हवा है उसे भी हिमालय रोक के रखता है। अब चलते हैं आगे। अभी हमको जलवायु की क्या क्या विविधता दिखाई देती है भारत में। तो हम फिर से भारत के प्राकृतिक मानचित्र का ही अध्ययन करेंगे। अब देख पा रहे यहाँ पर कि भारतीय जलवायु की विविधता के मुख्य कारण क्या है? तो अक्षांशीय स्थिति एवं समुद्री सतह से ऊंचाई है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार और समुद्री सतह से ऊंचाई भारत की, यह भारत की जलवायु में विविधता लाता है। हिंद महासागर एवं हिमालय पर्वत का भारतीय हवामान एवं मानसून पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि हिंद महासागर और हिमालय पर्वत भारतीय हवामान एवं मानसून पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक है, दोनों चीजें। चलते हैं अभी आगे की ओर। यहाँ पर हम फिर से भारत का मानचित्र देख रहे हैं। कौन सा वाला? कि जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान, वर्षा कितनी है और तापमान कितना है भारत का। भारत में अभी मानसून की निर्मित किस प्रकार होती है हम ये जानने की कोशिश करेंगे ना। इसलिए हमें भारत के सारे राज्य बराबर पता होने चाहिए। और उसके बाद प्राकृतिक विभाग। भारत में पंजाब का मैदानी प्रदेश एवं राजस्थान के थार रेगिस्तान की उष्ण जलवायु के कारण ग्रीष्म काल के प्रारंभ में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है। अभी हम यहाँ पर कहाँ पर ध्यान देंगे? कौन सा राज्य? पंजाब का मैदानी प्रदेश, बराबर है। हमने जो सीखे कि मैदानी प्रदेश कहाँ आता है, उसी प्रकार राजस्थान यहाँ पे आता है। ये राजस्थान का रेगिस्तान है ना, वहां पे। तो यहाँ पे फिर से हम ध्यान देंगे भारत में पंजाब का मैदानी प्रदेश, बराबर है। हाँ, उसके बाद एवं राजस्थान का थार रेगिस्तान की उष्ण जलवायु के कारण ग्रीष्म काल के प्रारंभ में ही क्या होता है? कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो जाता है यहाँ पर। इसीलिए हिंद महासागर के अधिक दाब वाले क्षेत्र से भारत की मुख्य भूमि की ओर हवाएं अभी क्या होनी है? बढ़ना चालू हो गई है। इन बाष्पयुक्त हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है।
ये हवाएं पश्चिमी एवं है ना पश्चिमी एवं पूर्व घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षा करती है। तटीय प्रदेश आप जानते हैं, पश्चिम तटीय प्रदेश और उसी प्रकार ये पूर्व तटीय प्रदेश। तो एक बार हम फिर से देखते हैं यहाँ पर कि ये हवाएं पश्चिम एवं पूर्व घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, परंतु घाट के वातानुमुख प्रदेश में यह वर्षा कम हो जाती है। ये हवाएं अरावली पर्वत श्रेणियों के समांतर बहती है, इसीलिए गुजरात तथा राजस्थान के इन भागों में वृष्टि कम होती है। यहाँ अपन फिर से देखेंगे कि ये हवाएं अरावली पर्वत, अब हमें पता होना चाहिए अरावली पर्वत कहाँ पर है ना। तो यहाँ पर ये अरावली पर्वत आता है अपना, इसीलिए गुजरात और राजस्थान के इन भागों में वृष्टि कम होती है। अच्छा, देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर भी हम सीखेंगे कि मानसून की निर्मिति किस प्रकार हुई। फिर से सबसे पहला काम क्या है, मानचित्र का अच्छे से निरीक्षण करना। हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद मानचित्र भारत का है, यहाँ पर भी हम औसत वर्षा एवं तापमान देख रहे हैं। उसके बाद आप फिर से सूची का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, ऐसा मानती हूँ कि आपने मानचित्र का अच्छे से अध्ययन किया है। ये हवाएं आगे हिमालय की ओर फिर बढ़ने लगती। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हवाएं अब कहाँ जा रही है, हिमालय की ओर। हिमालय की ओर बढ़ने लगती है, उनकी बाष्प धारण शक्ति बढ़ती है। गुजरात और राजस्थान के बारे में अगर सोचा जाए, किसके बारे में, कौन से राज्य, गुजरात और राजस्थान, अगर इनके बारे में सोचा जाए तो इन भागों में भी वृष्टि कम होती है। ये हवाएं आगे हिमालय की ओर बढ़ने लगती है ना, हम देख पा रहे हैं उनकी बाष्पधारण शक्ति बढ़ती है ना, बढ़ गई, ये भी हमने देखा। हिमालय के प्राकृतिक दीवार के कारण, ये वाला वाक्य आप अधोरेखित करेंगे कि हिमालय को क्या कहा गया है, एक प्रकार की ये प्राकृतिक दीवार है ना। और दीवार क्या काम करती है हम सबको पता है, तो ये है हमारी एक प्रकार की दीवार, हिमालय मतलब। तो हिमालय की प्राकृतिक दीवार के कारण पुनः अवरोध पैदा होकर प्रतिरोध प्रकार की वृष्टि होती है। और हमने 9वीं कक्षा में वृष्टि के सारे प्रकार सीखे हैं। तो भारत में कौन सी प्रकार की वृष्टि हुई है, प्रतिरोध प्रकार की वृष्टि हम देख पाते। प्रतिरोध करना मतलब एक प्रकार से क्या करना, रोकना, और ये काम कौन कर रहा है, हिमालय, ठीक है। हिमालय से ही ये हवाएं वापस लौटने लगती है और उनकी वापसी की यात्रा वहां से शुरू हो जाती है। अब हमने सीखा था कि मानसून की निर्मिति कैसी होती है ना, और हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि अभी मानसून क्या होता है, वापसी की ओर जा रहा है। तो हम यहाँ पे फिर से अच्छे से देख पाएंगे कि ये वापसी इसकी है ना, भारत में मानसून की वापसी। फिर से आप एक बार ये अध्ययन करेंगे मानचित्र का अच्छे से, और ये जो अपने को यहाँ पे एरो दिखाई दे रहे हैं उसे आप अच्छे से देखोगे, उसका अच्छे से निरीक्षण करोगे। उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर लौटते समय ये हवाएं प्रायद्वीप है ना, ये है अपना प्रायद्वीपीय प्रदेश। तो फिर से देखिए आप कि उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर लौटते समय हवाएं प्रायद्वीप के कुछ भागों में पुनः वर्षा करती है। अक्टूबर से नवंबर के दौरान ये हवाएं वापस लौटने लगती है। आप यहाँ पे अधोरेखित करोगे, अंडरलाइन, कि कौन से महीने में वापस, तो अक्टूबर से नवंबर के दौरान ये हवाएं हम देख पा रहे कि क्या हो रहा है, ये वापस लौटने लग गई है। उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर लौटते समय ये हवाएं प्रायद्वीप के कुछ भागों में पुनः वर्षा करती है ना, हमने ये देखा, ये है प्रायद्वीपीय प्रदेश अपना। यह वापसी का मानसून कहलाता है। हम इसे ही क्या कहते हैं, मानसून, वापसी का मानसून। कुछ मिलाकर भारत की जलवायु
वर्ष भर उष्ण ही होती है ना। ये वाक्य भी आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि हम जो पूरे ये वाले पाठ में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं जलवायु है ना, तो भारत की जलवायु कैसी है, वर्ष भर उष्ण ही होती है। अब हम थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे। सामान्यता कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है ना। हमने सबसे पहला वाला जो अपना मानचित्र था भारत का स्थान एवं विस्तार, वहां पे हमने कर्क रेखा देखी थी कि कर्क रेखा बराबर भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। सामान्यता कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, इसीलिए भारत को उष्णकटिबंधीय प्रदेश में गिना जाता है। ये वाक्य भी आप अच्छे से अंडरलाइन स्टार कर रखोगे इस पर कि क्या कौन से कटिबंधीय प्रदेश में आता है भारत, तो भारत आता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। अनियमित वर्षा, सूखा, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का सामना बहुत बार करना पड़ता है, बराबर है। इसे भी आप अंडरलाइन करोगे कि अपने यहाँ की वर्षा कैसी है, अनियमित। फिर उसके बाद कभी ज्यादा वर्षा है तो कभी सूखा है, कभी चक्रवात आते हैं तो कभी बाढ़ आती है। ये सब कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, और इसका हमें सामना करना पड़ता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत के 4 ऋतु होते हैं, है ना। ये भी आप देखोगे। सबसे पहला वाला है ग्रीष्म, ये कौन से महीने में आता है, मार्च, अप्रैल और मई। ये 3 महीने में कौन सा ऋतु है, ग्रीष्म, सबसे पहला वाला। और फिर वर्षा काल, वर्षा काल कितने महीने रहती है भारत में, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसे हम कहते हैं वर्षा काल। फिर है तीसरा ऋतु अपना वापसी का मानसून, है ना, जिसका हमने अभी अध्ययन किया। उसमें कौन सा महीना है, अक्टूबर और नवंबर, इसे हम कहते हैं वापसी का मानसून। फिर उसके बाद आता है सर्दियों का मौसम, तो यहाँ पे कौन से महीने हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जिसे हम कहते हैं सर्दियों का मौसम। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आज आपने जितने भी मानचित्र देखे उसका आप अच्छे से अध्ययन करोगे। उसके बाद ये जो सारे राइटिंग नोट्स आपको यहाँ पे दिखे, लिखित स्वरूप से जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसे आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख कर रखोगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और फिर हम अगली वाली तासिका में क्या सीखेंगे, बराबर हम अगली वाली तासिका में सीखेंगे ब्राजील की जलवायु, है ना। धन्यवाद।